11 बजे वो समय जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सियासत का हर दाव, देश भर की हर हलचल और सरकार का हर फैसला, यानी 11 बजे हर खबर पर नजर में हमारी हर खबर पर नजर है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज भी एंटी पेपर लीक बिल पर होगी बहस। सरकार के जवाब के बाद आज पारित हो सकता है विधेयक। कल देर रात तक बिल पर हुई चर्चा। विकसित भारत के एजेंडा पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। स्वदेशी प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर। कल से शुरू होगा सावन का महीना। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। पाकिस्तान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल सख्त, कहा पीओजे के हिंसा की हो स्वतंत्र और पारदर्शी जांच। क्षेत्र में स्वतंत्र ऑब्जर्वर जाने की अनुमति देने की भी मांग। बंद कमरे में मिला अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रपति। ईरान और लेबनान पर हुआ मंथन। वहीं ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर गिराए मिसाइल और ड्रोन। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण और 7 रजत सहित कुल 12 पदक के साथ 9वें स्थान पर बरकरार। आज मुक्केबाजी और एथलेटिक्स पर रहेंगी निगाहें। चलिए एक एक खबरों को विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहली बात जो है वो है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। यह खबर बड़ी जरूरी इसलिए है क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का है आज 8वां दिन और कल एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में लगातार चर्चा हुई। 9 घंटे तक चर्चा हुई और आज इसका शुरू होगा राउंड 2। और आपको बता दें कि राउंड 2 में आज जो चर्चा है वो होगी एंटी पेपर लीक बिल से जुड़ी हुई। जब आज चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और लोकसभा में आज जब फाइनल चर्चा कहा जा रहा है और उसके बाद चर्चा कराने के बाद होगी वोटिंग। और अगर ये बिल लोकसभा से पारित कराया जाता है तो फिर राज्यसभा में इसको भेजा जाएगा। यानी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और कल की अगर हम बात करें तो 9 घंटे की चर्चा में पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिया। कई बार तीखी बहस देखने को मिली। और आज जब राउंड 2 की कार्यवाही शुरू होगी, जब ये चर्चा शुरू होगी तो देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या चर्चा में भाग लिया जाता है, किन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया जाता है। वहीं अगर पक्ष की बात करें तो सरकार किन उद्देश्यों के साथ इस बिल को लेकर आई है। आपको बता दें ये एंटी पेपर लीक बिल है। 2024 का जो कानून है उसमें संशोधित कर ये 2026 के कानून में कठोरतम सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ कई अन्य प्रावधान है उसको भी शामिल किया गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आज फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई है। वो समय जो प्रश्नकाल का होता है 11 से 12 बजे का समय, लगातार व्यवधान के कारण नहीं चल पा रही है लोकसभा की कार्यवाही। और आपको बता दें कि 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। दूसरे हफ्ते का आज तीसरा दिन है और 8वां दिन इसका कह रहे हैं संसद के मॉनसून सत्र का, जहां आपको बता दें कि आज एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार भी देगी जवाब। साथ ही साथ विपक्ष के कई सांसद हैं वो भी आज इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कल विपक्ष से प्रियंका गांधी के बयान पर बवाल मचा, उसके बाद उस बयान को हटा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई कल 9 घंटे तक लगातार चली, उसके बाद आज राउंड 2 पर सभी की नजरें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश को यह भरोसा दिलाया है कि 2024 के कानून में जो बदलाव लाया जा रहा है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब सो आई थिंक यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. We will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The
investigation has to be completed within a span of 2 months. तो हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही लगातार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ जारी है। कल 2 बजे ये कार्यवाही जब स्थगन के बाद शुरू हुई, इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, तो कल देर रात तक 11 बजे तक इस पर चर्चा चली। लेकिन सरकार का यह कहना है कि देर रात तक सदन चलाने का क्या फायदा जब विपक्ष को बिल के प्रावधानों पर कोई बात ही नहीं करनी है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हर मर्ज की दवा मोदी सरकार में ही मिली है। देखिए, इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना। बिल में इतना अच्छा प्रावधान बना करके लाया है बच्चों के लिए, किसी ने नहीं बोला। तो इतना देर रात तक हम लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं और ये लोग बिल पे नहीं बोल रहे हैं और बिल के बाहर राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इतना दिनों से ये लोग राजनीति ही कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लोग। इसलिए देखिए, मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलाने का फायदा ये अपोजिशन पार्टी ने गंवाया है, बिल पे नहीं बोल करके राजनीतिकरण किया है। मुझे इस बात से दुखी है। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। तो आज पक्ष विपक्ष की फाइनल बहस देखने को मिलेगी। लोकसभा में आज होने वाली है फाइनल बहस। कौन कौन इस चर्चा में हिस्सा लेने वाला है, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन हमने देखा कि कल जिस तरीके से बहस चली उसमें कई तीखे बयानबाजी भी हुई। एक तरफ सरकार इस मोर्चे पर है कि इस एंटी पेपर लीक बिल को पारित करा लिया जाए संसद के मॉनसून सत्र में, जो पेश किया जा चुका है। चर्चा इस पर लगातार जारी है। लेकिन अगर दूसरा मोर्चा देखें, जो नीट पेपर लीक मामला हुआ, उस पूरी घटना के बाद जो जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है उसमें सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि इस चार्जशीट के जरिए जो दाखिल की गई है सीबीआई के द्वारा, उसमें जो 13 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुई है उसमें क्या क्या मुख्य बातों का जिक्र इसमें हुआ है। ये है कि आरोपियों के खिलाफ इसमें एनटीए से जुड़े 3 विषय विशेषज्ञों, कई बिचौलियों और कोचिंग संस्थाओं से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि ये जो शामिल नाम है वो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। प्रहलाद कुलकर्णी है जो एनटीए केमिस्ट्री विशेषज्ञ है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो प्रोफेसर हैं जो कई छात्रों के जीवन, उनके भविष्य को संवारते हैं, वो इसमें संलिप्त पाए गए हैं। मनीषा संजय वाघमारे हैं और ये बिचौलिया के तौर पर कहीं ना कहीं ये आरोपी साबित हुई है। धनंजय निवृत्ति लोखंडे ये भी इसके अंदर संलिप्त पाए गए। कुल 13 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट जो है दायर कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस चार्जशीट को दायर किया गया है। आपको बता दें कि 20,000 पन्नों की कहा जा रहा है कि ये पूरी चार्जशीट है और ये बड़े वो नाम है, ये 13 नाम है, 13 आरोपी जिनको कहा जा रहा है जो इस नीट पेपर लीक मामले से जुड़े रहे और इनके तार सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आए। ये वो तमाम नाम हैं जिन पर अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। सीबीआई जांच में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन मोड में इस समय सीबीआई दिखती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ संसद का मोर्चा और दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का मोर्चा, इस दोनों मोर्चे पर एंटी पेपर लीक को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और इस समय हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, आज का दिन संसद का मॉनसून सत्र से एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज होने वाली है फाइनल बहस लोकसभा में, जिसके बाद अगर ये पारित हो जाता है तो फिर राज्यसभा में जाएगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी आज चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जब लोकसभा में वोटिंग होगी तो क्या कहा जा रहा है कि वहां से कौन जवाब देगा सरकार की तरफ से, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि महत्वपूर्ण दिन तो है, दूसरा महत्वपूर्ण दिन है कल 9 घंटे की चर्चा के बाद। लेकिन जिस तरीके का संदेश विपक्ष की तरफ से लगातार आ रहा है, निश्चित तौर पर
वो एक जो चर्चा में उसकी जो भागीदारी और सहयोग होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी 11 बजे लोकसभा की सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने दूसरे मुद्दों को लेकर फिर से हंगामा शुरू किया और जो प्रश्नकाल की शुरुआत होनी थी उस प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष का बार बार यही आरोप है कि इतनी लंबी चर्चाओं का देर रात तक सदन को चलाने का क्या फायदा, जब विपक्ष इस चर्चा में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता, उन मुद्दों को उठा ही नहीं रहा है। पेपर लीक जैसा जो महत्वपूर्ण विषय है उससे हटकर दूसरे मुद्दों को लगातार विपक्ष उठाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है। अनुज, हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस समय राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, आइए उसका रुख करते हैं। श्रीमान आर गिरिराजन थ्रू आर गिरिराजन जी, गिरिराजन जी, you want to speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I'm calling the other member. श्रीमान मदन रतोर जी, श्रीमान मदन रतोर जी, CPM issue सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है, लेकिन अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोकसभा की कार्यवाही को लेकर अनुज हमें जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से अनुज का रुख करेंगे। अनुज, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन 12 बजे से कहा जा रहा है कि इसके बाद राहुल गांधी अपना बयान दे सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, उसके बाद सरकार भी जवाब देगी इस बिल को लेकर। तो तमाम तरीके की अपडेट क्या आ रही है इस समय? देखिए, बिल्कुल 12 बजे से एक बार फिर से जो बची हुई जो चर्चा है वो 12 बजे से शुरू होगी लोकसभा के अंदर, और जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी वो अपनी बात रखेंगे, चर्चा में हिस्सा वो भी लेंगे। और दोपहर के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वो चर्चा का जवाब देंगे और इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब ये बिल पास होगा तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका उसमें क्या होगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि चर्चा के दौरान तो लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से विपक्ष सड़कों पर जाकर हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं युवाओं के मुद्दों को लेकर, सदन के अंदर तो युवाओं के मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर क्यों नहीं आते, एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर जो कड़ा कानून अब इस संशोधन के माध्यम से बनेगा वो तो इसी संसद से बनेगा, लोकसभा से बनेगा। तो ऐसे में विपक्ष का हंगामा करना क्या एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच में और देश की जनता के बीच में दे रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सत्ता पक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि अनुज, कल 9 घंटे की चर्चा हुई है। अगर आज की बात करें, क्योंकि आज फाइनल बहस होनी है अनुज, तो कितने घंटे की चर्चा आज निर्धारित की गई है लोकसभा में? देखिए, अगर आज की चर्चा की बात करें तो करीब करीब 2 घंटे की चर्चा, 2 से ढाई घंटे की चर्चा और बची हुई है, जितना समय निर्धारित किया गया था। हालांकि ये उससे भी ज्यादा जो है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, सत्ता पक्ष के दल हैं, एनडीए के जो साथी हैं, सभी को इसमें भरपूर समय मिले, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल है जो निश्चित तौर पर देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में 9 घंटे की चर्चा और रात को 12 बजे तक लोकसभा के सदन को चलाना, ये इस बात को तो दर्शाता है कि सत्ता पक्ष कितनी गंभीर इस विषय को लेकर है, इस मुद्दे को लेकर है। आज फिर से एक बार चर्चा होगी, विपक्ष के नेता भी इसमें चर्चा लेंगे, राहुल गांधी भी अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि गंभीरता, विपक्ष कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा है, ये देखने वाली बात होगी। कल की बात करें, 9 घंटे की चर्चा कल हुई, 9 घंटे की चर्चा में पक्ष विपक्ष कई बार आमने सामने होते हुए नजर आए। कई बार विपक्ष ने कोई ऐसे बयान दिए जो बिल से ना जुड़े होके व्यक्तिगत बयान थे, जिसको लेकर बवाल भी मचा और सरकार ने उसकी तीखी टिप्पणी भी दी। जिस तरीके से कल पक्ष विपक्ष के बीच जो तीखे बयान नजर आए, उसको लेकर क्या आज भी लग रहा है कि इस तरीके से कुछ तस्वीर सामने आएगी?
देखिए, अगर 11 बजे जो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें तो यही तस्वीर दिखाई दी है। 11 बजे फिर से वेल में आकर हंगामा करना, शोर शराबा करना विपक्ष के सांसदों के द्वारा और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना, ये तो वही दर्शाता है जो कल जिस तरीके से विपक्ष अपना रुख अपनाए हुए था वही रुख आज भी अपनाए हुए है। और राज्यसभा की कार्रवाई को आपने देखा, लगातार राज्यसभा की कार्रवाई को भी बाधित कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा के भी अंदर प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होनी थी, शून्यकाल होना है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर भी महत्वपूर्ण बिल है जो वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर एक संशोधन उसमें भी लेकर आया गया है, विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा होनी है। हालांकि उसको पिछले हफ्ते शुक्रवार ही सदन में रखा गया था, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो दोनों ही सदनों में कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। और खास तौर से जो पेपर लीक का जो महत्वपूर्ण बिल है, जो संशोधन बिल है, उस पर तो कम से कम अपनी बात विपक्ष को रखनी चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के बीच में जाकर विपक्ष अपनी बात को रखता है वो सदन में क्यों नहीं रख रहा। सबसे बड़ी बात है कि कानून तो इसी सदन से बनना है, कानून तो इसी संसद से बनेगा। संशोधन और अपने जितने भी सुझाव हैं, विपक्ष को एक अच्छा मौका है कि वो अपने सुझाव कम से कम इस कानून को लेकर दें ताकि एक मजबूत जो कानून है वो बनाया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद है? ये बातें लगातार बार बार उठती हैं और सत्ता पक्ष बार बार यही कहता है कि दूसरों के मुद्दों पर राजनीति करना यही सिर्फ विपक्ष का एक काम रह गया है। और लगातार विपक्ष की इसी तरीके कि यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है कि विपक्ष ना चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहता है, ना कोई सुझाव देना चाहता है, ना संसद की कार्रवाई को चलना देता है। सिर्फ प्रदर्शन, हंगामा और सदन को बाधित करना ही विपक्ष का अब एक लक्ष्य रह गया, ऐसा लगता है। और युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करना यही अनुज, आप इस विपक्ष का खबर एक पर काम नजर रह बनाए गया रखें, है। आगे भी यही आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। विपक्ष फिलहाल और इन तमाम सत्ता पक्ष जानकारियों के कह रहा साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कल की कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा में कल 9 घंटे की चर्चा हुई और जब पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाने पर चर्चा चल रही है तो तमाम राज्यों में हुए ऐसे मामले भी सुर्खियों में आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब का पेपर लीक मामला। और बहुत सुर्खियां बटोर रहा है इस समय, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने लोकसभा में सीधे पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि भगवंत मान ने खुद माना है कि उनके राज्य में पेपर लीक हुए हैं। तो हरसिमरत ने भगवंत मान पर कड़ा आरोप लगाया, कहा कि पंजाब में पेपर लीक हुए हैं और लगातार कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं और भगवंत मान ने खुद माना है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में संसद में भी पंजाब में जो हुआ पेपर लीक का मामला उठा और संसद में भी ये गूंज उठी, जहां हरसिमरत कौर ने, जो कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पंजाब सरकार के जो भी आपकी सरकार है पंजाब में, वहां इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्या कहना है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये पेपर लीक नहीं है बल्कि नकल का मामला है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही नहीं, लेकिन उनकी इसी बात का राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था, पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था। भगवंत मान जी जो बातें बोलते हैं वो पूरा टाइम तो नशे में होते हैं। वो विधानसभा नशे में जाते हैं, वो जब लोकसभा आते थे तब वो नशे में बिल्कुल धुत आते थे। मंदिर गुरुद्वारे तक ये आदमी नशे में जाता है। और अब तो अकाल तख्त ने बताया है पूरे देश को कि किस तरीके से भगवंत मान ने नशे में बेअदबी तक करी है। तो इनकी बातों पे कोई क्या बात मानेगा। 6 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 सालों में, जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए। क्यों पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? 19 जुलाई को पंजाब में इतना बड़ा चीटिंग रैकेट सामने आया है, सो व्हाई शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? तो हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब के शिक्षा मंत्री की यहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है और हम देख रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक से जुड़ा ये जो मामला है लगातार खबरों में है। और साथ ही साथ इधर में राज्यसभा की सांसद जो है स्वाति मालीवाल, उन्होंने पंजाब सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। बोले बीते 5 सालों में 6 बार पेपर लीक हुए हैं और ये जो हाल ही का मामला है जिसमें फार्मा से जुड़ा ये पेपर लीक का मामला है, उसमें भगवंत मान साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, नकल है। चलिए नकल भी सही, तो क्या नकल जुर्म नहीं है? ऐसे में भगवंत मान सरकार जो है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी लगातार पंजाब सरकार से सवाल उठा रही है कि जब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्री वहां इस्तीफा क्यों ना दें। गुरमीत सिंह हमारे साथ जालंधर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत का रुख करेंगे। गुरमीत, संसद में भी ये गूंज उठी
कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लगातार पंजाब में भी कई केसेस आ रहे हैं पेपर लीक से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि देश की जो छात्र हैं उनके साथ अगर कोई भी अन्याय होगा, कहीं पे भी पेपर लीक होगा, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहीं दिख रही है कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए भावना, कॉकरोच जनता पार्टी का जो तर्क था वो जो है वो उसी दिन ही पूरी तरह से इट वाज फॉलन फ्लैट। जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिल्ली में खत्म हुआ था, उस दिन जो उसके स्पोक्स पर्सन है और बाकी के सभी जो प्रदर्शनकारी जो लीड कर रहे थे, वो जब कार में बैठ रहे थे, उस समय मीडिया ने उनसे सवाल किया कि पंजाब में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पर अभ्यर्थी उससे प्रभावित हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल चुप्पी साध ली कॉकरोच जनता पार्टी ने। और जो सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया इस बारे में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष सिसोदिया जो लगातार आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं और पंजाब की शिक्षा क्रांति को लेकर हर समय ट्वीट करते रहते हैं, उनसे सवाल किया गया। और दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर ही सवाल किया गया, जब वो क्रेडिट लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जब प्रदर्शन खत्म हुआ था, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ एक स्माइल करी और चले गए। अब कुल मिलाकर जो है इसको लेकर इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन अपने आप निकाले जा सकते हैं, मगर जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये है कि 10 और लोगों की इस मामले गिरफ्तारी हुई है, और ये गिरफ्तारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अलग अलग जगहों से की गई है। उन लोगों से पूछताछ जारी है, अदालत में पेशी भी हुई है। और इसके साथ ही एक दूसरा एंगल है इस पूरे मामले का, जो है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो कि फरीदकोट में स्थित है, जिसको कि नोडल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, उसके आगे उसके फ्रंट पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा राजनीतिक पार्टियों द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा, विद्यार्थी संगठनों के द्वारा, किसानों के द्वारा। कीर्ति किसान यूनियन ने कहा है कि हम जब तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। मगर फिलहाल जो है इस मामले को लेकर सीधे तौर पर सरकार, यहाँ भगवंत मान की तरफ से भी सफाई आई है। गुरमीत, भगवंत मान कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, नकल हुई है। तो पेपर लीक अपराध है, नकल अपराध नहीं है? देखिए, अलग अलग जो है बातें हो सकती हैं, अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कल बयान दिया गया और ठीक 2 दिन पहले भी उनके द्वारा यही बयान दिया गया कि पंजाब में कोई 4.5 साल में पेपर लीक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने भी यही कहा मीडिया के सामने कि 4.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो कि पंजाब के मीडिया कर्मी हैं, जो पंजाब में पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, एजुकेशन को कवर करते हैं, बिल्कुल गुरमीत, तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो दाल में तो कुछ ना कुछ काला है, ये तो जरूर है। हालांकि देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या ये जिम्मेदारी लेती है कि जो भी पिछले 6 सालों में हुआ है पंजाब में छात्रों के साथ, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है या नहीं। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में इस समय वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आइए अब फटाफट राज में देख लेते हैं खबरें।
देश में जल्दी 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट चलन में आ सकते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को दी मंजूरी। भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में 94.84 अरब डॉलर का सकल एफडीआई आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए। झारखंड में 1 करोड़ रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली मिसर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह और धनबाद पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ये सफलता पाई। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक मामले में एमबीबीएस डॉक्टर मनीष कुमार की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। असम में बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। असम सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए कई बड़े राहत उपायों की घोषणा की है। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी और 15,000 की तुरंत नकद सहायता देने की भी घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना जताई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का काफिला खराब मौसम के बीच कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ रामबन जिले के चंदरकोट इलाके से सुरक्षित गुजरा। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में अनेक शहरों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस दिन श्रद्धालु गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बंद दरवाजों के पीछे बैठक की। अमेरिका ने नई चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट और पावर इन्वर्टर के आयात पर रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य यूएस में एआई के विकास को सुरक्षित रखना है। जापान में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से 13 लोगों की मौत। वहीं इस भूकंप से कई लोगों के घायल होने की भी खबर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ओमान को नई अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। केइको फुजिमोरी ने पेरू की पहली सीधी निर्वाचित महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मध्य स्पेन के एल टियाम्बलो शहर में जंगल की भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, जिससे कई संपत्तियां हुई क्षतिग्रस्त। भारत के गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। और भारत के अनुभवी वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। और ये तो थी फटाफट अंदाज में खबरें। आइए अब देख लेते हैं कारोबार कैसा चल रहा है आज। आइए स्टॉक मार्केट में आज क्या खुशहाल है नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अगर आज बाजार की हालत देखें, कारोबार किस तरीके से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो अगर ग्राफिक्स में देखें तो हम बाजार को आज देखेंगे। सेंसेक्स का देखें तो आज 860.48 अंकों पर चढ़ के और कल के मुकाबले 1.12% की बढ़त के साथ 77.41 पर इस समय कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ भी बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ भी ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। 1.05 के परसेंटेज की बढ़त के साथ कल की बढ़त के साथ 251 अंक की बढ़त के साथ 24,237 पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ कारोबार कर रहा है 57,149 पर। यहाँ भी बढ़त देखने को मिल रही है 393.80 की बढ़त के साथ यहाँ निफ्टी बैंक इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए सराफा बाजार के रुख कर लेते हैं। वहां अगर जाने सोना और चांदी का क्या भाव है तो वो देखें सोना चांदी के भाव। सोना 24 कैरेट जो है इस समय है 1,41,377 रुपये पे। यहाँ 0.17% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी का भाव देखें तो 1 किलोग्राम का चांदी का भाव इस समय है 2,16,500। तो यहाँ सोना चांदी का भाव हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमने शेयर बाजार की भी बात करी कि किस तरीके से इस समय सेंसेक्स निफ्टी 50 हो किस तरीके से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखें तो ट्रेडिंग लगातार जारी है। कई स्टॉक्स में इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं सोने चांदी के भाव देखें तो यहाँ पर भी सोने के भाव में थोड़ी सी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव की भी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब कांवड़ यात्रा की। बम बम भोले के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ अगले सोमवार से शुरू हो जाएगी
कांवड़ यात्रा, जिससे देश भर में शिव भक्ति का रंग और गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर ट्रैफिक रूट की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार इस समय हाई अलर्ट पर है। आस्था, अनुशासन और समर्पण के इस महापर्व की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर हैं। प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कांवड़ पथ पर कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं घाटों पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय हम देख रहे हैं राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रूट डाइवर्जन को लेकर हो या फिर उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय तैयारी की जा रही है। तो शिव भक्तों का इंतजार है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। घाटों पर पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। AI की मदद इससे मिल ली जा रही है। CCTV से पूरी निगरानी की जाएगी। सुरक्षा का इंतजाम कैसा हो इसके लिए प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि कई अधिकारी वहां पहुंचे, घाटों पर पहुंचे, वहां किस तरीके की तैयारी चल रही है उसका जायजा यहां लिया गया। तो यहां किस तरीके से अधिकारी इस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है। एंट्री एग्जिट के हमने अलग अलग यहाँ पर स्थान चिन्हित किए हुए हैं। महिला पुरुष के लिए अलग अलग एंट्री की व्यवस्था हमने की हुई है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ भी किया गया है। CCTV फुटेज और ड्रोन के माध्यम से भी हमारे द्वारा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। हमने डिटेल अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमने लगभग 16 लगभग हमारे ऑफिसर्स भी हैं और थानों में वैसे ही हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स तो डिप्लॉयड है ही, और डिफरेंट कैंप्स में हमने डिप्लॉयमेंट किया है। डिफरेंट जंक्शंस पे, रोड के ऊपर भी, बॉर्डर्स के पॉइंट्स पे भी, QRTs, PCR, कंट्रोल रूम, तो आगे जो भी आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एक अरेंजमेंट में, हमने डिफरेंट जगह पे लगाई हैं। तो लखनऊ से इस समय हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास का रुख करते हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात करें, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और उसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में अगर रूट डाइवर्जन्स की बात करें, ट्रैफिक को लेकर बात करें और सड़कों पर कोई भी यातायात प्रभावित ना हो, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, विशेष तैयारियां की गई हैं। रूट का डाइवर्जन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा के लिए लगातार कई बार निर्देश दिए हैं और हर तैयारी की उन्होंने समीक्षा की है। अगर बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, तो सबसे इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहता है 11 अगस्त को शिवरात्रि तक। तब तक यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके होते हैं और खासतौर से अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की, तो वहाँ विशेष निगरानी, विशेष सतर्कता है। पूरे आसपास के जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है उस पर जो खान पान की चीज़ें हैं उन पर भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रेस्टोरेंट संचालक हो, खान पान संचालक हो, वो अपनी नाम पट्टिका लगाएं। और साथ साथ पूरे यात्रा पर यह कहा गया है कि विभागीय सामंजस्य बनाकर जो ये आस्था की यात्रा है उस पर हर सुविधा मिले, इसके लिए ध्यान दिया जाए। कहीं भी मार्गों पर कांवड़ यात्रा के गड्ढे न पाए जाएं, आसपास की झाड़ी झंखार साफ की जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और सात्विक भोजन पूरे मार्गों पर मिले, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ साथ ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार का इस दौरान सोशल मीडिया पे कोई भ्रम, अफवाह न फैलाए। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आमतौर पे जब बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है तो ऐसे में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस यात्रा को व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें तथ्य दिखाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए सावधान रहने की बात कही गई है। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ औपचारिक सूत्रों पर ही विश्वास करें। लेकिन विकास, यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो कड़ी निगरानी यहाँ की जा रही है। AI की मदद भी यहाँ ली जा रही है। जी बिल्कुल, AI की मदद ली जा रही है। CCTV कैमरे के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवहन विभाग है वो क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाए जाने की बात है जो लगातार निगरानी रखेगा और जिन मार्गों पर जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त बसें भी संचालन की जाएंगी। तो हर तरीके की सुविधा का ध्यान रखा गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा गया है कि वह जो पड़ोस के राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इनके अधिकारियों से संपर्क में रहे। क्योंकि जब वहां से भीड़ निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बाकायदा इस बात पे नजर बनी रहे कि वहां से कितनी भीड़ निकली है और यहाँ कितनी देर में कितने पहुंचेंगे लोग। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है। खासतौर से जहां जहां प्रदेश के अन्य जगहों पर, घाटों पर जो विशेष तैयारियां की गई हैं उसको लेकर क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, घाटों पर तैयारियां की गई हैं। वहां पर जो कांवड़िए आते हैं, जल लेते हैं, चाहे वह ब्रज घाट हो, चाहे गंगा के तमाम सारे घाट हो या अन्य पवित्र नदियों में हो, जहां से कांवड़ यात्री जल लेते हैं, उन जगहों पर विशेष निगरानी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, गोताखोरों की टीम लगाई गई है, लाइफ जैकेट का इंतजाम किया गया है वहां पर कि तमाम सारे जो भी कांवड़िए पहुंचते हैं, जल लेते हैं, उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। 24/7 वहां पर CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है और AI बेस्ड फेस कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर भी निगरानी रखी जा सके। तो आस्था के इस यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। और हमने देखा था उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कई प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उनकी सरकार बनी, यहाँ पर इस आस्था के यात्रा को लगातार और भव्य बनाया गया और साथ साथ एक भी निर्देश भी दिए गए हैं कि जो डीजे है उसकी आवाज़ मानक के अनुसार रहे, डीजे की लंबाई भी मानक के अनुसार रहे, ताकि यातायात में व्यवधान न हो। लगातार सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी वहाँ पर बनी रहे, तो खाने पीने की चीजें वहाँ पर शुद्ध रहे और जो रोड लाइट है बिजली विभाग को आदेश दिए गए हैं कि पूरे मार्ग में प्रकाश बना रहे। ऐसे में कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार उन तैयारियों का जायजा ले रही है और साथ साथ उन तैयारियों का इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ करती हुई नजर आ रही है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से तैयार है कांवड़ यात्रियों के लिए और कांवड़ यात्रा को लेकर, फिर चाहे वो ट्रैफिक डायवर्जन हो या फिर तमाम तरीके के अन्य उपाय हो। आइए अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं, वो है POJK से जुड़ी हुई, जहां हिंसा की खबरें जो है अब सामने आने लग गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। एक बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया क्षेत्र की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लेसी ने क्षेत्रीय चुनाव के पहले दिन रावलकोट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल प्रयोग किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को मौजूदा बंद होने से जमीनी स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो पा रहा है। एमनेस्टी ने जम्मू और कश्मीर संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति यानी कि JAAC पर लगाए गए प्रतिबंध पर भी चिंता जताई है और कहा है कि इस कदम से चुनाव को लेकर तनाव बढ़ गया है। एमनेस्टी ने साथ ही कहा है कि 5 जून से इस क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। रावलकोट में हुई हिंसक घटना के बाद POJK में अशांति मीरपुर तक फैल गई है और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नए प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं। तो POJK में हिंसा की खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान पर यहाँ कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, एमनेस्टी की बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो POJK में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अखिलेश, हाल ही में POJK में जो हिंसा है उसकी खबरें भी सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई और काफ़ी खौफनाक तस्वीरें दिखती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो एक वार्ता का दौर चल रहा था वो वार्ता का दौर कहीं ना कहीं पॉज हो गया और उसके बीच में लोगों पर ये हिंसा की गई। ऐसे में पाकिस्तान अब कटघरे में खड़ा हो गया, कई सवाल पाकिस्तान पर यहाँ सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार पाकिस्तान कटघरे में खड़ा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा रहना पड़ा है, लेकिन पहले होता क्या था कि पहले आंदोलन वहाँ कम होते थे। POJK के लोग जो हैं वो उस तरीके से पाकिस्तान की सत्ता के उतने दूर नहीं थे, लेकिन आज स्थिति यही हो गई है कि POJK के लोग अब विद्रोह पे उठ गए, विद्रोह पे सड़कों पे आ गए। और यह इसलिए भी हुआ है कि POJK में लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उसमें आप सोच लीजिए, आटे का दाम, चावल का दाम, बिजली की कीमतें, सारी जो चीजें हैं, सारी चीजें अचानक बढ़ गई हैं। उसके अलावा वहां का जो एक पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है, उस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में प्रतिनिधित्व का मामला है, ये सारी चीजें मिलकर वहां के युवा वर्ग में काफी आक्रोश पैदा करता है। लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ दुनिया को और अपने देश के लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा कि वो एक बड़ा काम कर रहा है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता कराने के लिए कर रहा है जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोग इस बात से कोई गौरव का एहसास नहीं कर रहे थे। हालांकि उनको ये लग रहा था इसकी बजाय कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है और तथाकथित सरकार जो वहां की है
है, दरअसल वहाँ की सेना चलाती है, वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी है। अखिलेश, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पीओजेके के लोगों पर ये हिंसा की क्यों जा रही है? क्या इसका कोई बड़ा कारण है? देखिए, निश्चित तौर पे पीओजेके के लोगों को के ऊपर जो हिंसा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की सरकार, मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की सेना को यह लग रहा है कि अगर पीओजेके के लोग जिस तरीके से आंदोलन पर हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार उन आंदोलनकारियों को मांगे जो है मानने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में वो लोग लगातार ये कोशिश कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग करने का आंदोलन शुरू कर दे, पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन शुरू कर दे। तो इससे पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा डर लगता है और इसी वजह से वहां इस तरीके के एक तरीके से कहे कि मैसेकर किया जा रहा है। एक एक घटना होती है, 24 लोग कल ही मारे गए हैं, कई लोग लापता हैं और ये आज की बात नहीं है, लापता होने वालों की संख्या कितनी है ये कोई नहीं जानता। वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद है, ऐसे में पता नहीं चल पा रहा कि असल में जो स्थिति वहां है वो कितनी भयावह है इस समय। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी कड़ी निंदा यहाँ की जा रही है। अब देखना होगा कि कैसे आगे ये मामला और बढ़ता है और कैसे उनको सुरक्षित महसूस कराया जाता है, सुरक्षित वो महसूस करते हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं पॉलीमर नोट की। ये खबर हम सबके लिए बेहद काम की है क्योंकि देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट चलन में आ सकते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले चरण में इन दोनों मूल्य वर्ग के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। ट्रायल सफल रहने पर इनका नियमित प्रचलन शुरू किया जाएगा। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि आरबीआई ने सरकार को पॉलीमर नोटों के परीक्षण का प्रस्ताव भेजा था जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। तो जल्द पॉलीमर नोट आ सकते हैं और ये 10 और 20 रुपए मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोट हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है जल्द ये पॉलीमर नोट लेकर आएगा। और अगर हम देखें दूसरे देशों में भी, कई देशों में पॉलीमर नोट जो है वो चलन में है। और अगर बात करें हम कई देशों की तो इसमें करीब 60 देश ऐसे हैं जहां पॉलीमर नोट जो है प्रचलित है। अब इसके साथ जो है ट्रायल की तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। 1-1 अरब नोटों का होगा ये ट्रायल और ये ट्रायल जब होगा तब उसके बाद जो आम जनता है उसके लिए पॉलीमर नोट जो है वो इस्तेमाल के लिए किए जाएंगे। आइए अब ये देखते हैं कि किन देशों में ये पॉलीमर नोट का प्रचलन है। अगर प्रमुख देशों की बात करें तो इन प्रमुख देशों में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जहां पॉलीमर नोट जो है वो प्रचलित है। लोकसभा में लिखित जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी है कि जल्द पॉलीमर नोट आएंगे और ये 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट होंगे। और इसके साथ आगे अगर ये ट्रायल सफल रहा तो दूसरे मूल्य वर्ग के नोट भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पहला होगा फील्ड ट्रायल, फील्ड में इसका ट्रायल किया जाएगा, यानी कि जल्द ट्रायल शुरू होगा और 1-1 अरब नोटों का ये ट्रायल होना है, यानी कि 10 और 20 के जो ये पॉलीमर नोट है वो 1-1 अरब जो है उनका ट्रायल होगा, फील्ड ट्रायल ये होगा। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से वो प्रमुख देश हैं जहां ये पॉलीमर नोट पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन प्रमुख देशों के नाम आप देख लीजिए। करीब 60 ऐसे देश हैं जहां ये पॉलीमर नोट जो है वो प्रचलन में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, फिर उसके बाद ब्रुनई, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया और निकारागुआ, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां इस समय पॉलीमर नोट इस्तेमाल किए जाते हैं। वानुआता, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ये तमाम ऐसे वो देश हैं जहां पॉलीमर नोट का इस्तेमाल होता है। और अब भारत भी पॉलीमर नोट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ट्रायल जल्द ही इसका शुरू होगा। 10 और 20 रुपए के जो नोट हैं वो पॉलीमर नोट के तौर पर उसका फील्ड ट्रायल जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। तो भारत में भी पॉलीमर नोट क्या जल्द आ सकते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अगर अभी की बात करें, अगर करेंसी की, तो कागजी नोटों का इस समय इस्तेमाल होता है, लेकिन आगे जाके पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल होगा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खेल से जुड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। जुड़े रहिए 11 बजे लाइव, हर खबर में नजर के साथ। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ।
अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है और आइए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। स्पोर्ट्स लाइव में सबसे पहली खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जय हो के साथ, क्योंकि भारत के गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ग्लासगो में बारिश के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद गुलवीर ने अपनी सहन शक्ति और अंत में लगाई गई तूफानी दौड़ से पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। उन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकाला और दूसरा स्थान हासिल किया। रेस में गुलवीर ने शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। 1000 मीटर मार्क और उसके बाद 3000 मीटर का पड़ाव पार होने तक गुलवीर तीसरे पायदान पर मजबूती से बने हुए थे। हालांकि 5000 मीटर पूरे होते होते वह फिसल कर छठे स्थान पर आ गए। 7000 मीटर के मार्क पर गुलवीर संघर्ष करते दिखे और 5वें नंबर पर रहे, जिससे एक पल के लिए ऐसा लगा कि पोडियम फिनिश हाथ से निकल सकती है। आखिरी 3000 मीटर में सारा उलटफेर हुआ। पूरी ताकत गुलवीर ने झोंक दी और दूसरा स्थान यहां हासिल कर लिया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके गुलवीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में यह पहला पदक है। और ग्लासगो में कैसे एक और बार भारत की जय हुई, वो ये हुई कि भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत के अनुभवी वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, स्नैच में उन्होंने 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। पहले 99 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और फिर अंतिम प्रयास में 101 किलोग्राम वजन उठाकर अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर दिया। क्लीन एंड जर्क में भी हरजिंदर का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 123 और फिर 126 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 227 किलोग्राम रहा, जो उन्हें रजत पदक दिलाने में काफी था। और अब खबर मुक्केबाजी से जुड़ी हुई। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं में प्रीति पवार और प्रिया घंगास, जबकि पुरुषों में जादूमणि सिंह ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की पदक उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 के एक तरफा फैसले से हराया। पूरे मुकाबले में प्रीति ने अपनी गति, आक्रामकता और सटीक पंचों से विपक्षी पर दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ उन्होंने अपने करियर का पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक पक्का कर लिया है। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जाम्बिया की कैथरीन मवापे से होने वाला है। महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया घंगास ने भी शानदार जुझारूपन दिखाया। स्कॉटलैंड की स्थानीय खिलाड़ी नियाम मिशेल के खिलाफ पहले राउंड में पिछड़ने के बाद प्रिया ने जबरदस्त वापसी की और 4-1 के विभाजित फैसले से मुकाबला जीतकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब उनकी नजरें फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण पदक की दौड़ में बने रहने पर होंगी। बात अब पुरुषों की भी कर लेते हैं। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के मवेंगो मोआले को 5-0 से सर्वसम्मत फैसले से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जादूमणि ने पूरे मुकाबले में आक्रामक अंदाज और शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ उन्होंने भी कम से कम कांस्य पदक तो सुनिश्चित कर ही लिया है।
तो हम देख रहे हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत लगातार कई प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ पदक पक्का करता हुआ नजर आ रहा है, पदक जीतता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो मुक्केबाजी हो या वेट लिफ्टिंग हो, तमाम इन खेल के प्रतिस्पर्धाओं में भारत पदक जीतता हुआ आ रहा है। फिर चाहे वो स्वर्ण हो, कांस्य हो, रजत हो, इन सभी पर कहीं ना कहीं भारत परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है। ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नारायण का रुख कर लेते हैं। नारायण, अगर आज की बात करें तो आज किस किस स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद की जा रही है? नारायण, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आज की बात करें तो किन किन खेलों में ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी जीत पक्की कर लेगा? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन एक बार फिर से कई पदकों की उम्मीद होगी भारतीय प्लेयर से। वेट लिफ्टिंग में संजना महिलाओं के 77 केजी वर्ग में के फाइनल में भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेगी। वहीं ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह टूर और समरदीप सिंह पुरुषों की शॉटपुट क्वालिफिकेशन में अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि अनिमेश कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की शुरुआत करेंगे। अगर लंबी कूद लॉन्ग जंप की बात करें तो मुरली श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन से पदक की उम्मीद रहेगी और महिलाओं के शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर उतरेंगी। और पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो देवेंद्र कुमार और सागर डिस्कस थ्रो के फाइनल में चुनौती देंगे। मोहम्मद बासिल और दिलीप गवित 100 मीटर T47 फाइनल में दौड़ेंगे, जबकि पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में चुनौती पेश करती नजर आएंगी। पारुल ने एशियन गेम्स में भी इसी इवेंट में गोल्ड जीता था। और यशस और तलसीराम पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अपनी अभियान की शुरुआत करेंगे। बॉक्सिंग में कड़ी चुनौती पेश करेंगे भारत के बॉक्सर। साक्षी का मुकाबला होगा आयरलैंड की बॉक्सर से और अरुंधति चौधरी खेलेगी न्यूजीलैंड की मॉर्गन हैंडरसन से। और पुरुषों में सचिन सिवास अपनी चुनौती एक बार फिर पेश करेंगे और अंकुश पंगाल को सेशल्स के बॉक्सर से अपना मैच खेलना है। और कुल मिलाकर देखिए पूरा बॉक्सिंग का जो हमारा कैंपेन है बहुत सही जा रहा है। काफ़ी कुछ बॉक्सर हमारे सेमीफाइनल में जगह बना ली और उन्होंने मेडल भी पक्का कर लिया है, तो कोशिश रहेगी इनकी और अच्छा करें। और स्विमिंग में साजन प्रकाश, अनीश गौड़ा और चैतन्य कुलकर्णी और आर्यन चुनौती पेश करेंगे। नारायण, बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में इस समय भारत तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन गुजरात सरकार का प्रतिनिधिमंडल ग्लासगो पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसके लिए? 2000 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसी उद्देश्य से गुजरात सरकार का एक डेलीगेशन इन दिनों ग्लासगो में मौजूद है। यह डेलीगेशन सिर्फ खेल देखने नहीं आया, बल्कि खेलों के सफल आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी व्यवस्था को करीब से समझ रहा है। डेलीगेशन खेलों के संचालन, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, खिलाड़ियों और अधिकारियों की आवाजाही, एक्रेडिटेशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, पार्किंग, प्रतियोगिता स्थलों का संचालन किस प्रकार होता है, गेम्स डिलीवरी जैसे अहम पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण और डिप्लोमेटिक सत्रों में भी हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से अनुभव को साझा कर रहा है। मकसद साफ है, 2030 में अहमदाबाद में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनको आयोजित करना और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना कि कैसे एक बड़ा इवेंट भारत करता है। एक एग्जाम्पल होगा वो। ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और विदेशी प्रतिनिधियों को अहमदाबाद की आधुनिक खेल सुविधाओं, शहर के विकास, भारतीय संस्कृति और जो पारंपरिक खान पान है भारत का, उससे परिचित कराया जा रहा है। यह एक तरह से 2030 जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में होंगे उसकी एक झलक दुनिया को दिखाने का तरीका है। गुजरात आज देश के सबसे मजबूत खेल केंद्रों में गिना जाता है। बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्पोर्ट्स को एनक्लेव है जैसे अत्याधुनिक खेल परिसर इस राज्य में है। विश्व स्तरीय खेल ढांचा तैयार किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक गुजरात ने आयोजन किया है और अपनी क्षमता को दर्शाया है। तो साफ तौर पर है कि 2030 में अहमदाबाद में CWG होने वाला है, भारत मेजबानी करने वाला है। नारायण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।